आज अपन पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन की सेल साइकिल के बारे में। तो समसूत्री विभाजन की सेल साइकिल में दो प्रावस्थाएं होती है। पहली प्रावस्था है इंटरफेज और दूसरी प्रावस्था है एम फेज, जिसे समसूत्री विभाजन अवस्था भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि समसूत्री विभाजन की सेल साइकिल की इंटरफेज में क्या होता है। यह दो कोशिका विभाजन के मध्य की अवस्था है, जिसे विश्राम अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती है और इसमें कोशिका का आकार है वो बढ़ जाता है। कोशिका के गुणसूत्र पतले व अत्यधिक लंबे हो जाते हैं तथा जाल के रूप में दिखाई देते हैं। इस अवस्था के अंत में क्रोमोसोम प्रोटोप्लाज्म में अपनी आकृति व गुणों के समान अर्थात डुप्लीकेट क्रोमोसोम बनाते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स में विभाजित हो जाता है। यानी इंटरफेज में क्या होता है कि कोशिका है जो विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती है, कोशिका का आकार बढ़ जाता है, कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र पतले और अत्यधिक लंबे हो जाते हैं और एक जाल का रूप ले लेते हैं। और इसकी इंटरफेज के अंत में अवस्था में है या इंटरफेज के अंत में गुणसूत्र प्रोटोप्लाज्म में अपनी आकृति और गुणों जैसे डुप्लीकेट क्रोमोसोम बनाते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड में विभाजित हो जाता है। ये हो गई आपकी इंटरफेज। अब बात करते हैं अपन एम फेज या डिवीजन फेज की, जिसे समसूत्री विभाजन अवस्था भी कहते हैं। इसकी चार प्रावस्थाएं होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोफेज अवस्था के बारे में, जिसे अपन हिंदी में पूर्व अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर क्रोमेटिन सूत्रों में बदल जाते हैं। इस अवस्था में केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर क्रोमेटिन सूत्रों में बदल जाते हैं तथा कुंडलित होकर छोटे व मोटे हो जाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र पहले से दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेज के अंत में केंद्रक व केंद्रिका झिल्ली लुप्त हो जाती है तथा इनके लुप्त होते ही सेंट्रोसोम दो भागों में विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, जिसे सेंट्रियोल या तारक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेज के अंत में गुणसूत्र दो क्रोमेटिड्स में पृथक हो जाते हैं। प्रोफेज के अंत में गुणसूत्र है जो दो क्रोमेटिड्स में पृथक हो जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव की तरफ चला जाता है और एक दक्षिणी ध्रुव की तरफ चला जाता है। यह आपकी प्रोफेज अवस्था कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है मेटाफेज अवस्था, जिसे मध्य अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली व केंद्रक लुप्त हो जाते हैं, उसमें लुप्त होना शुरू करते हैं प्रोफेज अवस्था में, और मेटाफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली व केंद्रक पूर्ण रूप से लुप्त हो जाते हैं तथा कोशिका द्रव्य में उपस्थित माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनको सूक्ष्म नलिकाएं भी कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों सेंट्रियोल के मध्य व्यवस्थित होकर स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतु का निर्माण करती है। सूत्री विभाजन के बारे में अपन ने पढ़ा था, उसमें किसी प्रकार के तर्कु तंतु का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था में स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं तथा विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं तथा प्रत्येक गुणसूत्र अधिक मोटा तथा संघनित हो जाता है एवं सेंट्रोमियर को छोड़कर प्रत्येक गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। सेंट्रोमियर पर गुणसूत्र है जो दोनों गुणसूत्र आपस में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट आपकी एनाफेज अवस्था, जिसे पश्च अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है एवं दोनों पुत्री क्रोमेटिड दो पुत्री गुणसूत्रों से
अलग अलग हो जाते हैं तथा ये अलग अलग हुए क्रोमेटिड क्रोमोसोम कहलाते हैं। मेटाफेज अवस्था में सेंट्रोमेयर को छोड़कर गुणसूत्र पृथक हो गए थे, लेकिन एनाफेज अवस्था में सेंट्रोमेयर भी पृथक हो जाता है और एक जनक केंद्रक से दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और इससे जो एक मात्र क्रोमेटिड था उस मात्र क्रोमेटिड से दो पुत्री गुणसूत्र है उनका निर्माण हो जाता है। इस अवस्था के अंत में पुत्री गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु दूरों की तरफ चले जाते हैं। दोनों क्रोमेटिड है वो अलग अलग दूरों की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट अवस्था है टेलोफेज। इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर लुप्त हो जाते हैं तथा दो पुत्री केंद्रकों व केंद्रक झिल्ली का पुनर्निर्माण हो जाता है। टेलोफेज अवस्था में, मेटाफेज अवस्था में जो स्पिंडल फाइबर बन रहे थे वो स्पिंडल फाइबर टेलोफेज अवस्था में लुप्त हो जाते हैं तथा दो पुत्री केंद्रक व केंद्रक झिल्ली का निर्माण पुनः शुरू हो जाता है और इसके पश्चात साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अपन ने पढ़ा था कि समसूत्री विभाजन में दो अवस्थाएं होती है, एक होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज अवस्थाओं में कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और ये कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है और ये साइटोकाइनेसिस है जो पादपों व प्राणियों में अलग अलग प्रकार से होता है। अपने को यहाँ पर केवल प्राणियों के बारे में ही पढ़ना है। अब बात करते हैं अपन समसूत्री विभाजन का महत्व। तो समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? सबसे पहला महत्व है, इस प्रक्रिया में प्राप्त पुत्री केंद्रक यानी समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त पुत्री केंद्रक गुणात्मक व संख्यात्मक रूप से और आनुवंशिक रूप से जनक केंद्रक के समान होते हैं। समसूत्री विभाजन, नेक्स्ट महत्व है, समसूत्री विभाजन कोशिका का आकार निश्चित बनाए रखता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या अगर 10 है तो नेक्स्ट पीढ़ी में भी 10 ही बनी रहेगी। नेक्स्ट है, शरीर के अंगों तथा ऊतकों की वृद्धि एवं विकास की क्रिया समसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होती है। और लास्ट महत्व है आपका कि इसमें मृत कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति है जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं की सतत प्रक्रिया द्वारा होती है, यानी कोई भी नई कोशिका बनेगी तो वो पुरानी कोशिका से ही बनेगी। जो पुरानी कोशिका होती है वो अपने आकार और आकृति में वृद्धि करती है। जब उसका आकार निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है तो मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और एक पुरानी कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है जो आपके समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही संपन्न हो पाती है। यानी समसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखता है, कोशिका का आकार निश्चित बनाए रखता है, प्राणी शरीर के ऊतक और अंगों की वृद्धि और विकास के लिए समसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। इसके अलावा मृत कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण भी समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे।